बेटा आज हमारा चैप्टर है संसार पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उनका लिखा हुआ, जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा। उस उस पत्र में, जो उन्होंने पत्र अपनी बेटी को लिखा, उस पत्र में उन्होंने उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, क्या जानकारी दी संसार के बारे में, कि संसार कैसा है और इसे हम कैसे जान सकते हैं, उसका वर्णन। हाँ जी, पेज नंबर 87, चैप्टर नंबर 12 संसार पुस्तक है। कि जब उन्होंने पत्र लिखा अपनी बेटी को, तो सबसे पहले, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मेरे से बहुत सी बातें पूछा करती हो। ये पत्र उन्होंने तब लिखा जब वो अंग्रेजों के द्वारा जेल में बंद कर दिए गए थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को जो पत्र लिखा, जिसमें वो उसको ये समझाना चाहते थे, वो कई पत्र उन्होंने लिखे हैं जो हमारी धरोहर, हमारे पास संग्रहालय जो म्यूजियम है उसमें इकट्ठे करके रखे हुए हैं, आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। तो उन पत्रों में से एक पत्र जो उन्होंने अपनी बेटी को संसार के बारे में जानकारी देते हुए लिखा। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं वो, कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो अक्सर बहुत सी बातें पूछा करती हो। फर्स्ट ही लाइन के ये क्लियर करी है कि पिता जो है वो अपनी बेटी के पास नहीं है, इसलिए वो उन्हें पत्र लिख रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जब बेटी जो है इंदिरा गांधी, जिन्हें वो पत्र लिख रहे हैं, उनके पास होती है तो अक्सर अक्सर प्राय के कई बार तुम कई बातें पूछती हो, जैसे छोटे बच्चों में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है, तो तब मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, कि वह इलाहाबाद में थे, तो बेटी जो थी इंदिरा गांधी के मसूरी में, जहां वो अपनी पढ़ाई के लिए गई हुई थी, तो पिता द्वारा जो उनसे बातचीत नहीं कर सकते थे। उस समय टेलीफोन की सुविधा इतनी अधिक नहीं थी, मोबाइल की सुविधा इतनी अधिक नहीं थी, तो ज्यादातर बातचीत जो थी, बातें जो थी, वो पत्रों द्वारा होती थी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि उस तरह हम बातें नहीं कर सकते, जैसे तुम मेरे पास होती हो तो बातें करते हैं। इसलिए मैंने इरादा इरादा कि इस बात का फैसला किया है, कि मैंने इस बात का निश्चय किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, उनकी कथाएं लिखा करूं। कथाएं, कहानियां, कि उन छोटी छोटी देशों के बारे में जो भी छोटी सी कहानियां प्रचलित है, जो भी फेमस कहानियां हैं इस दुनिया की, जो जो मुख्य बातें हैं, वो तुम्हें बताता रहूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। अब जब छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, तो इसलिए वो उनसे क्या कह रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान, भारत और इंग्लैंड के बारे में कुछ हाल, कुछ जानकारी इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ी है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश। अब दोनों का कंपैरिजन करते हुए क्या बता रहे हैं बेटा, अगर वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको गूगल फॉर्म में भी क्वेश्चन या टेस्ट लिया जाएगा, तो इन वन वर्ड क्वेश्चन के लिए अंडरलाइन करते जाओ। उन्होंने क्या बताया दोनों का कंपैरिजन करते हुए, कि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू और हिंदुस्तान, भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश। फिर भी इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा, वो कह रहे हैं अपने आप में इंग्लैंड चाहे एक छोटा सा टापू है, छोटा सा, पर भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी अगर हम दुनिया के बारे में बात करें, दुनिया का पर्यायवाची शब्द संसार, जगत, तो उसके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस संसार का भारत जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें तुम्हें अगर तुम्हें कोई शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। अब उन्होंने पहले इंग्लैंड के बारे में बता दिया, फिर भारत के बारे में बता दिया, फिर ये बता दिया कि भारत जो है चाहे एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का, इस संसार का, कि पूरे वर्ल्ड के मैप में अगर देखें तो भारत जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है। पर अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानना है
कि अगर तुम्हें इस संसार के बारे में जानना है तो तुम्हें सब देशों का और उसमें रहने वाली सब जातियां के प्रत्येक तरह के लोग जो रह रहे हैं उनके बारे में, जो भी इसमें बसी हुई जो भी इसमें रहने वाले देश, इस छोटे छोटे देशों में रहने वाले लोग हैं, उनके बारे में जानना होगा, उनके बारे में ध्यान रखना होगा। उस एक एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, कि जिसमें तुम जिस देश में तुम रहती हो, भारत में, केवल तुम उस देश को नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त और सभी देशों को जो इस दुनिया में है, इस संसार में है, उन्हें तुम्हें जानना होगा। अब आगे वो क्या बता रहे हैं कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में, खत पत्र कि खत शब्द जो है वो पत्र चिट्ठी का पर्यायवाची शब्द, कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में, इन पत्रों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ। कि जब हम आमने सामने कन्वर्सेशन करते हैं, आमने सामने बातचीत करते हैं, तो हमारी बातें जो है वो डिटेल में, विस्तार में हो सकती हैं, पर अब अगर वो पत्र लिख रहे हैं तो वो इसी के साथ अपनी बेटी को ये भी बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ये पत्र जो है वो उनमें केवल थोड़ी सी बातें या थोड़ी सी ही जानकारी दे सकता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट पेज नंबर 88, कि लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी, शौक चाव के, अपनी खुशी के साथ, अपने चाव के साथ, कि तुम इन बातों को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आशा मुझे उम्मीद है कि तुम इन छोटी सी बातों को भी बड़े चाव से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, आबाद बसे हुए, कि जो इस संसार में, ये पूरा संसार एक है और इसमें रहने वाले सभी लोग जो इसमें बसे हुए हैं हमारे भाई बहन हैं। भाई बहन कैसे? कि सभी मानवता के आधार पर, मनुष्यता के आधार पर इस संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में बसा हुआ है, वह किसी न किसी तरह से मनुष्यता के आधार पर हमारा भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी, अब उनको पता है कि मैं अपनी छोटी बेटी को जानकारी जो दे रहा हूँ, जो उसे दुनिया के बारे में बता रहा हूँ, जब इस दुनिया के बारे में जानते हुए ये बड़ी हो जाएगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। अब मोटी किताबें कि बड़ी बड़ी किताबें, जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी तो तुम उन किताबों में ये जानकारी जो है वो प्राप्त करती रहोगी, पर मैं उसमें से कुछ जानकारी तुम्हें अभी दे रहा हूँ। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। उपन्यास, नॉवल, कि अगर तुम कोई कहानी पढ़ोगी कि आनंद, खुशी, कि तुम्हें जब दुनिया के बारे में जानना है तो तुम किताबें पढ़ोगी, तो एक तरह से वो बेटी को मोटिवेट भी कर रही है, उसको इस बात के लिए भी तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें पढ़ने में रुचि हो, सिर्फ अपनी किताबें नहीं, उसके अतिरिक्त और भी किताबें तुम जब जानने के लिए, कुछ समझने के लिए पढ़ोगी तो तुम्हें जितना आनंद, जितनी खुशी तब मिलेगी उतनी किसी कहानी या उपन्यास, नावल में को पढ़ने में नहीं मिलेगी। अब के बच्चे क्या कर रहे हैं? सिर्फ मोबाइल। अगर आप में से किसी से पूछा जाए कि अपने सिलेबस के अलावा आपने कोई कहानी, कोई ऐसी घटना कुछ पढ़ा है, चाहे वो न्यूज़पेपर ही है, तो आप में से कुछ अधिक से बच्चे यही कहेंगे कि नो, क्योंकि आप मोबाइल से बाहर निकलो तभी कुछ करोगे। बेटा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहने से कई तरह की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। चाहे कोई कहानी, कम से कम रोज एक छोटी सी कहानी भी अगर आप पढ़ते हो, एक वीक में भी पढ़ते हो, तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए वो भी अपनी बेटी को मोटिवेट कर रही हैं, कि उसको भी उत्साहित कर रहे हैं कि तुम जब बड़ी होगी तो तुम मोटी मोटी, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगी और उसमें तुम्हें खुशी मिलेगी, किसी कहानी या किसी नॉवल को पढ़ने से भी ज्यादा। अब आगे अपनी धरती के बारे में, हमारी इस धरती के बारे में बताते हुए वो उसे क्या समझा रहे हैं कि ये तुम जानती ही हो
कि ये धरती, हमारी पृथ्वी जो है, धरती का पर्यायवाची पृथ्वी, वसुधा, भूमि, कि हमारी धरती जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। कि आप एसएस में भी पढ़ते हो कि ये धरती कई करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक, कि बहुत देर तक ऐसा समय निकला जहां इसमें कोई आदमी ना था। जब ये धरती बनी तो ये चाहे लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, पर काफी समय तक यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता था। और आदमी नहीं था तो जो उस पर कौन रहते थे? सबसे पहले आदमी न होने पर इस धरती पर पहले सिर्फ जानवर थे। कि सबसे पहले इस धरती पर, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इस धरती पर सबसे पहले कौन रहता था, केवल जानवर। और उसके बाद जानवरों से भी पहले एक ऐसा समय था कि जब धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। जानदार कि जो लिविंग थिंग, जो जिसमें जीवन होता है, जो सांस लेती है। अब वो बता रहा है कि धरती तो चाहे लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, इसमें कोई आदमी नहीं था, और उससे पहले भी क्या था? केवल जानवर, एनिमल्स। पर उनसे भी पहले एक ऐसा भी समय था जब इस धरती पर कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं थी, कि जानदार चीज नहीं थी। पर आज जब ये दुनिया हर तरह के हम ये भी नहीं कह सकते कि एनिमल्स की कितनी टाइप्स है, कि उसको भी अनलिमिटेड, कि कई तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है। चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, तो पूरे संसार की वो बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत की नहीं। तो पूरे संसार में कई तरह के जानवर और कई तरह के आदमी जो हैं वो अब इस दुनिया में रहते हैं। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। अब वो क्या बता रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि इस समय में, उस समय में जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो उस बात का ख्याल विचार करना भी बड़ा मुश्किल है कि तब इस धरती पर क्या रहा होगा। लेकिन विज्ञान जानने वाले, विज्ञान साइंस, जो साइंस की नॉलेज रखते हैं, जिनको विज्ञान के बारे में जानकारी है, और विद्वानों ने, के बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप में पूरी योग्यता रखते हैं, उन लोगों ने, कि जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा और लिखा, उन्होंने कहा कि अब हम कह देते हैं तो साइंस क्या है। जब हम कोई भी वैज्ञानिक या साइंटिस्ट जो है वो कोई भी इनोवेशन करता है, तो कैसे, जब वो किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, तो उस चीज को रिजल्ट लाने के लिए, उस चीज के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए जब वो अपनी रिसर्च करते हैं, तो वही एक बड़ी इनोवेशन बनकर हमारे सामने आती है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि विज्ञान को, साइंस को जानने वाले और बड़े बड़े विद्वान किसी भी बात की अच्छी जानकारी रखते थे, और जिन्होंने इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर सोचा, इस विषय पर सोचा कि इस धरती पर पहले क्या था, जानवर नहीं थे तो कोई भी लिविंग नहीं थिंग नहीं थी, तो फिर क्या था। तो उन लोगों ने जब इस बात के बारे में सोचा, उस बात के बारे में किसी भी हिस्ट्री में लिखी किसी किताब के बारे में कुछ पढ़ा, तो कुछ ना कुछ वो लिखते हैं। तो एक समय ऐसा था, अब हम वही, हमारे साइंटिस्ट जो है हमें क्या बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी। कि वो हमें रीजन क्या दे रहे हैं कि इस धरती पर कोई भी जानदार चीज क्यों नहीं थी। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने हमें इस धरती पर कोई जानदार चीज न होने की जानकारी कैसे दी, उन्होंने क्या बताया कि जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, कि इतनी अधिक गर्म, इतनी अधिक जो वहां पर गर्मी थी, जिसके कारण कोई भी लिविंग पर्सन या लिविंग थिंग या लिविंग एनिमल, जीवित ही नहीं रह सकता था। तो अगर हम उनकी किताबें पढ़ें तो वहां पर हमें क्या मिलता है, और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, हमें ये पता चल जाता है कि खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। कि वो कह रहे हैं कि जब साइंटिस्ट ने इस बारे में हमें जानकारी दी,
तो उनका रिजल्ट क्या था जो हमारे सामने आया कि हमारी धरती बहुत गर्म थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और ये बात हमें कैसे पता चलती है? आज जब हम किताबें पढ़ते हैं या जो रिसर्च करने वाले हैं वो पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों कि जब वो खुदाई करते हैं कहीं भी, तो जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं बेटा, भूगोल की स्टडी करते हैं कि कहाँ कौन सी चीज कितनी पुरानी है, तो वो जब उन हड्डियों को गौर से देखते हैं, जानते हैं, तो उन्हें क्या मालूम होता है कि सच में ऐसा समय था जब इस दुनिया पर जो भी जीवित चीज या जीवित व्यक्ति था या जीवित पर्सन था, कोई भी, चाहे वो जानवर या मनुष्य, तो वो इतनी गर्मी न सहन करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा समय सच में था कि हमें वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि इस धरती पर सबसे पहले क्या था, केवल धरती जो थी वो केवल क्या कैसी थी कि जो गर्मी से भरी होने के कारण जिसपे कोई भी मनुष्य या कोई जानवर नहीं रह सकता था, और न तो इस धरती पर कोई जानदार चीज थी। नेक्स्ट पैराग्राफ कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो कि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, अब वो अपनी जानकारी जो अपनी बेटी को दे रहे हैं वो क्या बता रही है कि जो भी मैं बातें तुम्हें बता रहा हूँ कि एक तरह से वो एक सब्जेक्ट की तरफ बच्चे का जो ध्यान है वो भी लगाने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को हम जब कुछ बातें ऐसी बताते हैं तो वो उसमें सच में उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो उसके लिए वो अपनी किताबें पढ़े या अपनी उस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दे। अब पहले उन्होंने इसको साइंस के बारे में बताया कि थोड़ा सा कि साइंस की किताबें पढ़ोगी तो जो साइंटिस्ट है वो ये बताते हैं तो तुम्हें इस समय की जानकारी मिल जाएगी। अब उसको हिस्ट्री की तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अगर इतिहास की किताबों में पढ़ोगी तो तुम्हें पुराने जमाने में जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था तो किताबें कौन लिखता था, इस बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा। कि उसने क्या कहा कि जब तुम इतिहास की किताबें पढ़ती हो, बच्चों के मन में ये भी ख्याल आता है, आपके भी आता होगा कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये समय किसने देखा होगा, कौन बता सकता है इसके बारे में कि पहले नोमेड्स रहते थे, आदि मानव रहते थे, उन्होंने कैसे आग की खोज की, कैसे पहिए की खोज की। तो उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं कि जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, प्रश्नवाचक चिन्ह, कि कौन लिखता था तब किताबें, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हुई। ये तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकालें। अब वो हमें खुद ही आंसर दे रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि किसी की इमेजिनेशन है, किसी ने सिर्फ सोचा और हर बात का उत्तर अपने दिमाग में लाया और उसको किसी बुक के रूप में लिख दिया। पर ये कैसे पता चला हमें कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है? ये बड़े मजे की बात होती कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो सिर्फ सोचता और उसे पुराने समय के बारे में सब कुछ पता होता और बैठे बैठे किताबें लिख देता। अगर ऐसा होता तो ये तो बड़े मजे की बात होती, जैसी इमेजिनेशन छोटे बच्चे करते हैं। पर अब उसने क्या कहा, क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं, अब जवाहरलाल नेहरू क्या बता रहे हैं कि हम जो चीज चाहते हैं, सोचते हैं, वो तो सिर्फ सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते अपने आप बना लेना। कई बच्चे होती है कि आप में से भी कई हो गए कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया, इस पर एक कहानी लिखो, तो कई बच्चे अपनी इमेजिनेशन से उस पात्र पर, उस जो भी करेक्टर है उस पर अपनी मनगढ़ंत अपने मन से बनाई हुई कि कोई ऐसी कहानी बता देती है कि सच लगता है कि सच में ऐसा हुआ होगा। अब वो भी यही बता रहे हैं अपनी बेटी को कि ऐसा नहीं है कि हम केवल सुंदर परियों की कहानियां जो हैं वही बना सकते हैं, हम सोचकर इतिहास नहीं लिख सकते। पर जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, गढ़ लेना, बना लेना, कि अगर कोई कहानी किसी चीज को बिना देखे, उसको बिना के उस बात को आपने देखा नहीं, उसके बारे में आप जानते नहीं, पर आपने उस पर एक कहानी बना ली, वह ठीक कैसे हो सकती है। फिर प्रश्नवाचक, कि अब वो हमें बता रहे हैं कि इतिहास ऐसा नहीं है
जो हम किताबों में पढ़ते हैं, कि ऐसा नहीं कि किसी ने बातें सोची और बैठे बैठे उस सोच को एक किताब का रूप दे दिया। अगर ऐसा होता फिर तो बड़े मजे की बात थी। अब इसी के लिए वो एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता तो सुंदर आप बैठे सोचते और सुंदर परियों की कहानी बना लेते। पर आप किसी एक करेक्टर पर, किसी एक बात पर कहानी लिख सकते हो कि ठीक, वह ठीक नहीं हो सकती। कि अगर हम कहें कि वो सालों बाद आपकी कहानी आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, तो कुछ समय के लिए वो खुशी देती है। पर अगर हम सोचे कि इसको ऐसे ही बार बार रिपीट करे जाए, तो वो कहानी सही नहीं हो सकती। पर आगे वो क्या कह रहे हैं, अपना आंसर खुद दे रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं। क्या वो कह रहे हैं कि अगर हम सोचें कि इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूं, और हम अपनी बेटी को भी बता रहे हैं कि पुराने जमाने में, पुराने समय में जब किताबें नहीं थी, फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हिस्ट्री को जानना है, इतिहास को जानना है, तो तुम्हें किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं। कि कई बार हमें लगता है कि हम अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, कि हम उतनी ही बातें मालूम कर सकते हैं, मालूम करना, उन बातों के बारे में जानकारी ले सकते हैं जितनी किसी किताब से। अब वो किसे किसे पढ़ने को कह रहे हैं, कि किसे पढ़कर तुम जानकारी प्राप्त कर सकते हो। पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां, और इसी तरह की और भी कितनी चीजें हैं। अब आप एक बार ध्यान से देखो, ये जो भी उन्होंने बताई हैं, चाहे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, ये सभी प्रकृति, नेचर से संबंधित है। जानवरों की पुरानी हड्डियां जो कई बरसों तक जमीन के नीचे दबी रहती हैं, तो उसको जो रिसर्च करने वाले हैं उनको खोदते हैं, तो वो उसके बारे में जान लेते हैं कि ये जानवर या ये एनिमल कब पैदा हुआ होगा, इसको मरे हुए कितने वर्ष हो गए। आपको पता है कि अब तो पेड़ों के जो सर्कल होते हैं उनको देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये पेड़ कितना पुराना है, ये कितने वर्ष पहले से ये इस धरती पर है। तो ऐसे ही इतनी, ऐसे और कितनी भी सी चीजें हैं, कितनी ही का अभिप्राय कि वो कह रहे हैं कि अभी ये यहीं पर ये खत्म नहीं होता, इससे भी ज्यादा चीजें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं। मगर हाल जानने का, कि हाल दुनिया की जानकारी लेने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। अब वो बच्चे को ये भी प्रेरित कर रहे हैं, इसके लिए भी तैयार कर रहे हैं कि आप जब कोई बुक पढ़ते हो, जब कोई किताब पढ़ते हो, तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो सिर्फ उसको क्रैम करके नहीं, उसमें वो जो लिखा हुआ है वो सच है। कई बार आप साइंस के जो प्रैक्टिकल है वो करते हो, तो जब आपसे मैम करवाते हैं तो आपको लगता है कि सच में जो बुक में लिखा है वैसे ही है। छोटे छोटे से प्रैक्टिकल जैसे जैसे आपके मैम बताते हैं, आप कर सॉल्व करते हो, तो आपको लगता है कि सच वैसा ही है जो किताब में लिखा है। इसीलिए वो बच्चे को भी, अपनी बेटी को भी इसीलिए मोटिवेट कर रहे हैं कि किताबों के में लिखे हुए को जानना का असली तरीका क्या है। कि ये नहीं कि तुम दूसरे की लिखी हुई किताब पढ़ो और उसी पर अपने आप को डिपेंड कर लो कि जो जानकारी तुम्हें मिली है बस वही है। बल्कि बल्कि इसके अतिरिक्त खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ो। संसार, इस दुनिया, इस जगत के पूरे वर्ड में जो जो कुछ लिखा हुआ, जो कुछ तुम्हें जानकारी प्राप्त करवा रहा है, उसे तुम खुद जानो। इस संसार की पुस्तक को, इस संसार रूपी किताब को तुम खुद पढ़ो, खुद समझो। और मुझे आशा है, आशा उम्मीद, कि मुझे उम्मीद है, आशा है कि पत्थरों को और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिन में उनका हाल जानना सीख जाओगी। अब वो पत्थर और पहाड़ों को पढ़ना कैसे बता रही हैं, सोचो कितने मजे की बात है, कितने मजे की, कि कितना अच्छा होगा कि जब तुम एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का वह एक छोटा सा पृष्ठ हो, पृष्ठ पेज, कि हो सकता है
कि वह संसार रूपी पुस्तक का एक छोटा सा पेज हो, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। आपने भी जब कोई पहाड़ी सफर किया होगा तो देखा होगा कितने छोटे छोटे से पत्थर के टुकड़े जो हैं वो कई बार बारिश के कारण या पहाड़ के टूटने के कारण नीचे सड़क पर आ जाते हैं। तो वो ऐसे ही एक छोटे से रोड़े के बारे में बताते हैं कि तुम जब उसके बारे में जानना चाहोगी, उसके बारे में पढ़ना चाहोगी, तो तुम्हें इस संसार की पुस्तक के बारे में जानकारी मिलेगी। कैसे? शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए कि जब तुम उस पत्थर के टुकड़े को देखोगी, उसको पढ़ने की कोशिश करोगी। जो अगर क्वेश्चन आ जाए, संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ किसे कहा है? पृष्ठ, पेज, कि सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़े हुए छोटे से रोड़े को, छोटे से पत्थर के टुकड़े को। शायद तुम्हें उसे कोई नई बात मालूम हो जाए, पर शर्त ये है, शर्त कि अब इस बात के लिए ये तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा, इस बात के लिए तुम्हें इस शर्त को मानना होगा कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कि अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता, तुम पत्थर के टुकड़े को उठाते हो, तो वो पत्थर का टुकड़ा तुम्हें जानकारी कैसे देगा? अब कैसे वो बता रहे हैं अपनी बेटी को, पेज नंबर 89। कोई जबान, उर्दू, अब सभी भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए जिस प्रकार तुम्हें अक्षर सीखने होते हैं। अब जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, चाहे कि हमारी सिर्फ मातृभाषा क्या है, कि अब पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी, वो तो बिना सिखाए भी आ जाती है। पर आपको पता है, जब आपको लिखना सीखना है तो आपको हर भाषा जो है उसकी अक्षर, उसकी वोकेबलरी सीखनी पड़ती है। चाहे वो उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी हो, तो तुम्हें उसके अक्षर, उसके वर्ड सीखने पड़ते हैं, तभी तुम उसके बारे में, उस भाषा को अच्छी तरह जान सकते हो। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति, नेचर कि इस नेचर के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। कि तुम अगर सोचो कि एक रोड़ा उठाया और वो तो एक संसार की पुस्तक का एक पेज है, उसे पढ़कर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पर ऐसा तभी होगा अगर तुम्हें इस नेचर को, इस प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना आता होगा। तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। अब उन्होंने एक पुस्तक का पेज किसे बताया है? उस छोटे से रोड़े को, चाहे वो सड़क पर है, चाहे वो पहाड़ से टूटकर गिरा हुआ है। पर वो क्या कह रहे हैं कि उसको पकड़कर उसकी पूरी कहानी तुम तभी बता सकोगी जब तुम्हें उस पत्थरों और चट्टानों की किताब को पढ़ना आता होगा। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। कि अब कैसे वो बता रहे हैं कि शायद तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। कैसे? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो मैं अब बताने लगी हूँ। कि उन्होंने जो बताया जवाहरलाल नेहरू ने, कि अगर क्वेश्चन आता है कि एक गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी क्या बताता है, या उस रोड़े के बारे में जानकर हम उसकी कैसे, उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं, कि वो अपने आप को दरिया तक कैसे ले जाता है। इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से समझना। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता। किसने कहा कि अगर तुम जब पहाड़ों पर जाते हो तो कोई एक रोड़ा, पत्थर का टुकड़ा उठाते हो तो वो बड़ा चमक रहा होता है, पर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया। क्योंकि जब पहाड़ से कोई पत्थर का टुकड़ा नीचे गिरता है, या कोई पत्थर का टुकड़ा छोटे से रोड़े के रूप में गिरता है, तो वो न तो इतना गोल होता है, ना चमकीला और ना सुंदर, कि वो उसको देखकर आप कह सको कि वह बड़ा सुंदर है। कि वो खुरदरा होता है, उसके किनारे जो होते हैं वो खुरदरे होते हैं। कि अब वो कैसे गोल, चिकना, चमकीला, और उसके किनारे जो थे, जो खुरदरे थे, वो कैसे एकदम से गोल हो गए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर, अब वो उसी बेटी को क्या कह रहे हैं कि अगर तुम खुद किसी बड़ी सी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े करती हो, तो तुम्हें हर टुकड़ा, जब मैंने आपको बताया कि जब पहाड़ से कोई टुकड़ा गिरता है तो वो कैसा होता है? खुरदरा, न तो वो पूरी गोलाई लिए होता है, न वो चमक लिए होता है। तो तुम्हें
उस चट्टान को तोड़ने पर उसके हर टुकड़े जो है वो खुरदरे और नुकीले लगेंगे, कि वो उतने गोल और चिकने नहीं होंगे। ये गोल और चिकने रोड़े की तरह नहीं होते। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक रोड़ा अपनी कहानी या अपनी चमकी, चिकनी और गोल सतह के बारे में कैसे बताता है। कि अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। कि एक रोड़ा तुम्हें कैसे बता सकता है कि मैं कैसे खुरदरे से चमकीला, चिकना और गोल बन गया। क्योंकि अगर तुम खुद चट्टान को तोड़ती हो तो तुम्हें जितने भी टुकड़े मिलेंगे वो सब के सब खुरदरे और नुकीले होंगे। तो वह रोड़ा कैसे अपनी कहानी बताता है कि वह तुमसे कहेगा एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों। कि अब कुछ ये उसके गोल और चमकीले होने के बारे में कुछ समय की बात नहीं है, कि ये कहानी बहुत लंबी है। वो कैसे बताता है कि जब कि बहुत दिन गुजर गए, कि बहुत दिन बीत गए, तो वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह जिसमें उसके किनारे और कोने थे। कि उसके किनारे जो थे वो खुरदरे थे और उसके कोने जो थे वो भी तीखे थे। कि वह गोल और चमकीला नहीं था जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। कि जैसे तुम तोड़ रही हो चट्टान से, वैसे ही बहुत समय पहले वो टुकड़ा क्या बताएगा तुम्हें कि मैं भी, मेरे किनारे भी खुरदरे और ऐसे ही नुकीले थे। तो शायद कि फिर क्या हुआ कि शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। पहाड़ के दामन में, दामन शब्द का अर्थ है, सिंपल में हम कह देते हैं कि साड़ी का पल्ला या किसी चुनरी का या आंचल, पर यहाँ पर दामन का अभिप्राय है कि पहाड़ के नीचे, के पहाड़ के दामन में, पहाड़ के नीचे पड़ा रहा। तब पानी आया। पहाड़ से जब वर्षा होती है तो पानी नीचे की तरफ आता है। तो ऐसे ही पहाड़ से नीचे पानी आया और उसे बहाकर एक छोटी सी घाटी तक ले गया। घाटी पहाड़ से नीचे जो ढलान होती है उसे ले, वो पानी जो था बहाकर अपने साथ पहाड़ से टूटा, तो उसके किनारे खुरदरे और नुकीले थे। और जैसे ही वो टूटकर नीचे पानी से बहकर घाटी तक चला गया, तो उसे एक पहाड़ी नाले ने, पहाड़ी नाले जो वर्षा के कारण बहते हैं, उसने ढकेल आगे की ओर धक्का देते हुए उसे क्या किया, धीरे धीरे बहते बहते वह एक छोटे दरिया में पहुंच गया। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुंच गया। दरिया नदी कि जो लगातार पहाड़ों से आने वाले पानी के कारण बहती रहती हैं। कि ऐसी एक छोटी सी नदी और फिर धीरे धीरे एक बड़ी सी नदी में पहुंचा, और धीरे धीरे वो इसी बीच उस दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। पेंदे तल के उस दरिया या नदी का जो तल था, उसकी जो सतह थी, उसके ऊपर वो धीरे धीरे लुढ़कता रहा। और उसके किनारे जब वो अपने जैसे और पत्थर के टुकड़ों से घिसता रहा, तो उसके किनारे जो थे वो चिकनी और चमकदार हो गए। और अब उसने इसमें क्या बताया है कि उसके किनारे कैसे चिकनी और चमकदार हो गए थे।